नैनो तकनीक के उपयोग से पर्यावरण की सफाई। नैनो तकनीक के उपयोग से पर्यावरण की सफाई। पर्यावरण की सफाई। देखिए, फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने नैनो तकनीक पर आधारित रासायनिक संवेदक को बनाए। नैनो तकनीक पर आधारित रासायनिक संवेदकों का विकास किया है, जो किसी क्षेत्र विशेष से पारे के वाष्प को पहचान कर अलग कर सकता है। अगला इनका लिए सूचना के क्षेत्र में नैनो तकनीक का प्रयोग। सूचना के क्षेत्र में नैनो तकनीक का प्रयोग। देखिए, इसमें क्या किया गया है? सूचना के क्षेत्र में नैनो तकनीक का प्रयोग। इसके एक तो बनाया गया है आपका, जिसको कहते हैं कि नैनो बायो डिटेक्शन स्कीम। फिर नागरिक सुरक्षा के, जैसे कि पहला इसके अंतर्गत पहला हेडिंग डालिए, नैनो बायो डिटेक्शन स्कीम। नैनो बायो डिटेक्शन स्कीम। ये क्या है? यानी लिखिए, समझ में आ जाएगा, कुछ कठिन है। इसके अंतर्गत ऐसे जैविक संवेदकों का मतलब सेंसर हुआ। ऐसे जैविक संवेदकों का विकास किया है जो जैव आतंकवाद के हमलों को पहचान कर चेतावनी जारी कर सकता है। जैसे यूएसए में या कई देशों में कुछ छोटे छोटे बायो सेंसर बनाए हैं, तो जो घरों में पीने वाला पानी आ रहा है उसमें वो बायो सेंसर डाले हैं। अगर पानी में कोई भी कुछ मिलाएगा, कोई जहरीला कोई भी चीज़ मिलाएगा, तो वो जो बायो सेंसर उससे पता चल जाएगा। यानी ये बायो सेंसर के सहारे से जो वाटर सप्लाई सिस्टम है उसमें कुछ भी गड़बड़ी होगी तो वो पता चल जाएगा। लिख लीजिए, इसके तहत ऐसे जैविक संवेदकों का विकास किया गया है जो जैव आतंकवाद के हमलों, जैव आतंकवाद जानते हैं ना आपका? दो तरीके से जैव आतंकवाद हो सकता है। इसका अध्ययन जो है डार्क बायोटेक्नोलॉजी में करा गया है। एक तो रोग के वायरस या फैलाना वायु में, पानी में, एक वायु में एक पानी में, इसी को बायो टेररिज्म कहते हैं।
इसी को बायो टेररिज्म कहते हैं। ठीक है, जो जैव आतंकवाद के हमलों को पहचान कर चेतावनी जारी कर सकता है। जैसे अमेरिका के कई शहरों के जल वितरण प्रणाली में नैनो संवेदकों के द्वारा अमेरिका के कई शहरों के जल वितरण प्रणाली में नैनो संवेदकों के द्वारा जल की गुणवत्ता की जांच की जाती है। जिससे किसी भी जैविक परिवर्तन को तुरंत पहचाना जा सकता है और प्रभावित क्षेत्रों को बचाया जा सकता है। अब इसी के अंतर्गत आइए नागरिक सुरक्षा में हेडिंग डालिए। नागरिक सुरक्षा में क्या करेंगे? इसमें देखिए, नागरिक सुरक्षा में क्या है, खासकर जो बायो वेपन्स है, जैसे कई सारे रोग के वायरस है, वायु में फैला दिया, लोग मर रहे हैं। तो इसमें क्या किया गया है, कई देशों में यूएसए में यूज हो रहा है। जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है या मॉल है, जहां पे लोगों की संख्या ज्यादा होती है, तो वहां पर क्या करते हैं, ये जो नैनो सेंसर होंगे इसके, उसको इंस्टॉल कर देंगे, मतलब वहां लगा देंगे। ये नैनो सेंसर लगा हुआ है और इतना छोटा कि आप उसको देख भी नहीं पाएंगे। और उसकी मान लीजिए कोई रोग फैलाया गया, कोई वायरस फेंका गया या कोई भी रोग या कोई केमिकल फेंका गया, जैसे ही वो एयर में कुछ इंटर होगा, ये सिस्टम ऐसा बनाया गया है, जैसे ही एयर में कुछ बदलाव होगा, इसकी वजह से वहाँ घंटियाँ लगी, वो बजने लगेगी, इस सेंसर में चेंज होने लगेगा, उसको घंटियों से कनेक्ट कर दिया, तो एयर में सूक्ष्म परिवर्तन से ये बजने लगे। इसका मतलब है कि कुछ वायु में अनवांटेड चीज आ गई। यानी नैनो टेक्नोलॉजी से, इस बायो वेपन से भी बचा जा सकता है। बायो वेपन से भी बचा जा सकता है, ये खास बात इसमें है। लिख लीजिए अब इसमें, इसके तहत नैनो तकनीक पर आधारित जैविक तथा रासायनिक संवेदकों को एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जाता है, जो किसी खतरनाक बदलाव की स्थिति में खतरे की घंटी बजाकर सावधान करते हैं। अब आते सबसे महत्वपूर्ण, जिसका भारत में सबसे ज्यादा उपयोग हुआ, लिख लीजिए, नैनो तकनीक का कृषि
क्षेत्र में उपयोग, किसी क्षेत्र में उपयोग। पहले कुछ चीजें लिख लीजिए, फिर आपको समझाते हैं। इसमें नैनो यूरिया बताना है आपको। पहले लिख लीजिए, नैनो तकनीक की असीम संभावनाओं को देखते हुए, असीम संभावनाओं को देखते हुए योजना आयोग ने भारत में नीना, फुल फॉर्म क्या है लिख लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चर, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, की स्थापना का अनुमोदन किया था। नैनो तकनीक की मदद से फसलों में आनुवंशिक बदलाव किए जा सकते हैं, फसलों में आनुवंशिक बदलाव किए जा सकते हैं, तथा उनके गुणों को परिवर्तित किया जा सकता है। उनके गुणों को परिवर्तित किया जा सकता है। कि नैनो तकनीक का आपके समान जीवन में क्या हर क्षेत्र में बड़ी उपयोगिता है। जैसे हमने अभी आपसे कहा वर्टिकल फार्मिंग की बात की थी, वर्टिकल फार्मिंग को ऊर्ध्वाधर खेती कहते हैं। इसमें जैसे ये ऊंची ऊंची इमारत है, इसमें नैनो तकनीक का जबरदस्त उपयोग। एक आपने सुना होगा हाइड्रोपोनिक्स, एक होता है कि एरोपोनिक्स। जानते हैं ये क्या होता है? एरोपोनिक्स जो सिर्फ वायु में, एरोपोनिक्स सिर्फ वायु में, हाँ? एरोपोनिक्स में सिर्फ वायु में मतलब पौधे को इस्टेब्लिश करके उसको न्यूट्रिशन जो है दिया जाता है। देखो ऐसा होता है हाइड्रोपोनिक्स में, जैसे ये ट्यूब है, इसमें हाइड्रोपोनिक्स में वाटर की मात्रा ज़्यादा है, एयर की मात्रा कम है। वाटर के साथ में क्या होंगे? मिनरल होंगे। आपको पता है पौधा पानी से क्या लेता है? मिनरल लेता है और वाटर को लेता है और कुछ नहीं लेता। और एयर का अमाउंट है, यहाँ पौधा आपने लगा दिया, ग्रोथ हो रही है। एरोपोनिक्स में वायु की मात्रा ज़्यादा हो गई, वाटर की मात्रा कम, क्योंकि हर पौधे का स्वभाव अलग अलग होता है। किसी को पानी ज़्यादा चाहिए, किसी को पानी कम चाहिए। तो इस ऊंची ऊंची बिल्डिंग में यही हाइड्रोपोनिक्स एरोपोनिक्स का तरीका अपनाते हैं। यहाँ पर एलईडी लगाते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड। यहाँ पर नैनो रोबोट होंगे, एक भी प्लांट में डिजीज हुई वो डिटेक्ट करके प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। खेती में सबसे ज्यादा महंगा क्या होता है? लेबर कास्ट। अब ऊंची ऊंची बिल्डिंग में जब हम यहाँ खेती कर रहे हैं तो यहाँ लेबर की जरूरत नहीं है। इसको मॉनिटर करेगा नैनो रोबोट। नैनो रोबोट एआई के द्वारा ये मैनेज होगा।
तो ये जो प्रोडक्शन होगा ये क्या होगा, सस्ता पड़ेगा। समझ बात आ रही है? जी सर। तो एग्रीकल्चर में नैनो तकनीक का उपयोग जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं। अभी क्या करते हैं, CRISPR-Cas9 से जीन निकाला, उसमें डाला। जब नैनो तकनीक धीरे धीरे और एडवांस होती जाएगी तो बहुत इजीली नैनो तकनीक से हम जीन को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और प्रत्यारोपित कर सकते हैं। अभी तो जीन निकालने और डालने के लिए जो तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं वो बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जब नैनो तकनीक धीरे धीरे एडवांस होगी तो ये टेक ओवर कर लेगी जेनेटिक इंजीनियरिंग को। तमाम सारे जो आपने रूप हैं उनके इलाज में नैनो तकनीक बहुत बड़ी उपयोगी साबित होगी। अभी इसमें लगातार विकास हो रहा है, काम हो रहा है। तो चलिए आगे लिखिए। कृषि में नैनो संवेदकों के प्रयोग से, कृषि में नैनो संवेदकों के प्रयोग से लक्षित रूप से कीटनाशकों, लक्षित रूप से कीटनाशकों एवं उर्वरकों का प्रयोग विशिष्ट कीट और फसल के लिए, विशिष्ट कीट और फसल के लिए किया जा सकता है। अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप कीटनाशक दवा का ऐसे स्प्रे करते हो कि नहीं? जी सर। लक्षित रूप का मतलब टारगेट। जैसे आप अभी पाया टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम बताया, जिस सेल को जरूरत है वहीं दवा पहुंचेगी। नैनो सेंसर यानी नैनो कैरियर कह दीजिए, नैनो रोबोट कह दीजिए, नैनो कण कह दीजिए। उस नैनो कण में पेस्टिसाइड, कीटनाशक के कुछ अणु को रख करके उसको इस तरह से डिजाइन करेंगे कि वो उस ड्रग, उस पेस्टिसाइड की, उस कीटनाशक की डिलीवरी वहीं करेगी जहाँ कीट होगा। समझ रहे हैं? सर इसमें टाइम नहीं लगेगा सर, एक मतलब से टाइम नहीं लगेगा, उसको डिजाइन इस तरह से किया जाएगा, उसमें टाइम नहीं लगेगा। फायदा क्या होगा, फायदा बताइए क्या होगा? कम कीटनाशक। देखिए सबसे बड़ी चीज, ये तो कम कीटनाशक, चलिए ठीक है। और नेचर से जब आप कीटनाशक, सबसे बड़ी समस्या जो कीटनाशक आप इस्तेमाल करते हो, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वायु प्रदूषण। क्योंकि वो मिट्टी को भी प्रदूषित करता है। देखिए आपकी जो मिट्टी है उसमें माइक्रोफ्लोरा होता है, जी सर। हाँ, उसमें माइक्रोफाउना होता है। ये क्या होता है? माइक्रोफ्लोरा, जिनका अध्ययन हम बॉटनी में करते हैं। जैसे कई सारे बैक्टीरिया मिट्टी में होते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट बदलता है। सल्फर बैक्टीरिया है जो हमारे लिए फायदेमंद जीवाणु है। कई सारे सूक्ष्म जीवी जो हमारे लिए फायदेमंद हैं, जैसे एजिटोबैक्टर नामक जीवाणु होता है, वातावरणीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट बदलता है। देखिए पौधा जो नाइट्रोजन को दो तरीके से लेता है। कुछ पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, और कुछ पौधे नाइट्रोजन को अमोनियम आयन के रूप में लेते हैं। अमोनियम आयन के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि जब आप इसको डिजाइन करोगे, अब आपने जब ये मिट्टी में डाला, जब ये इंसेक्टिसाइड गिरा, तो आप ये जानते हैं कि बहुत सारे कीट हैं जो हमारे लिए उपयोगी, जैसे हनी बी हो गया, बटरफ्लाई हो गया। अगर कीड़े नहीं होंगे तो फसलों में परागण की प्रक्रिया नहीं होगी, और फसलों में परागण नहीं होगा तो क्या होगा? फसल मिलेगी नहीं। तो उन कीटों पे इसका नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है।
फिर अगर मान लीजिए ये खेत है, यहाँ आपने इंसेक्टिसाइड डाला, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मैं इन्वायरमेंट की तरफ चल रहा हूँ कि कैसे इम्पैक्ट डालेगा इन्वायरमेंट। जैसे मान लीजिए ये आपका खेत है, यहाँ आपने कीटनाशक दवा डाला, इस खेत के बगल में ये वाटर रिजर्वायर है, यानी ये जल है, तालाब वगैरह। जब आप इसमें कीटनाशक डालेंगे तो बाय करके इसमें आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ पर बहुत सारे जो जीव हैं, सूक्ष्म जीवी हैं, उनको नुकसान होगा कि नहीं होगा? तो एक प्रोसेस होता है बायो मैग्निफिकेशन, नाम सुना है? इकोलॉजी इन्वायरमेंट पढ़ा है? हाँ, पढ़ा है इकोलॉजी इन्वायरमेंट, उसमें एक टॉपिक जरूर आया होगा बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन जरूर आया होगा, पढ़े होंगे आप लोग, नहीं पढ़े? पर अब देखिए होता क्या है, मेरी बात समझिएगा ध्यान से, तब आप समझ पाएंगे। होता क्या है कि जब आप ने कीटनाशक डाला तो वह क्या पानी में आया? ये जल क्षेत्र है, किसी भी जल क्षेत्र में एक तो कुछ प्लांट होते हैं जिनको एक्वाटिक प्लांट कहते हैं, जलीय पौधे। इसमें कीट भी होगा, मछली भी होगा, और बाहर खाने वाले बर्ड्स भी होंगे। तो जब ये कीटनाशक इसमें आएगा पानी में, पानी के रास्ते से जो प्लांट होता है वो क्या लेता है? यहाँ से वाटर लेगा और मिनरल लेगा। तो वाटर मिनरल के साथ में प्लांट बॉडी में ये जो कीटनाशक है वो अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर पौधे के अंदर प्रवेश हुआ, इसका मतलब फूड चेन में शामिल हुआ, और जब फूड चेन में ये शामिल हो गया, इसको खाया, मान लीजिए पानी में जो कीटनाशक है ये 0.001 ppm है, पार्ट पर मिलियन होता है। अब ये जो पौधे में गया तो पौधे में होगा 0.01 ppm हो गया। कंसंट्रेशन देखिए बढ़ रहा, समझ रहे हैं? सब बेसिक चीज है यार इकोलॉजी इन्वायरमेंट। अब इस प्लांट को खाया कीट ने, तो जब कीट में पहुंचेगा तो क्या होगा? ये 0.1 ppm हो गया। इसको खाया मछली ने, 1 ppm हो गया। इसको खाया बर्ड ने, बढ़ता जा रहा है नहीं बढ़ता जा रहा? तो हमेशा किसी भी फूड चेन में सबसे ज्यादा नुकसान टॉप कंज्यूमर को होता है। टॉप कंज्यूमर समझ रहे? उच्चतम उपभोक्ता। मानव क्या है? उच्चतम उपभोक्ता है। आप उस बर्ड को खाएंगे तो आप ये इंसेक्टिसाइड की मात्रा क्या होगी? कंसंट्रेट ज्यादा होगा। समझ रहे हैं? जो फूड चेन पढ़ाया जाता है इसी प्रोसेस को बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। यानी हर ऊर्जा स्तर पर, प्रत्येक उपभोक्ता स्तर पर सांद्रता क्या होगी? बढ़ती जाएगी। नुकसान किसको सबसे ज्यादा होगा? उच्चतम उपभोक्ता। तो इससे बचेंगे कि नहीं बचेंगे आप? विश्व के ज्यादातर देशों में जो कीटनाशक आप यूज कर रहे हैं उसका उपयोग नहीं करते हैं, वो बायो इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं। बायो इंसेक्टिसाइड का मतलब कुछ सूक्ष्म जीवियों द्वारा सूक्ष्म जीवियों को नष्ट करना। बायो कंट्रोल एक मेथड ये भी होता है, जैसे कई सारे कीड़े होते हैं, इंसेक्ट, तो एक इंसेक्ट दूसरे के करीब आता है उसका कारण होता है, जैसे आपने देखा होगा जब बरसात का सीजन होता है तो गाय भैंस के बगल से गुजरिए तो बड़ी बदबू आती है।
वो उनके शरीर से निकलने वाला एक हार्मोन है जिसको फीरोमोन कहते हैं। मेल फीमेल को, फीमेल मेल को आकर्षित करता है। ऐसे लगभग सभी जीवों में होता है, कीड़ों में। तो जानते क्या करते हैं, नर फीरोमोन तैयार कर दिया कीड़े का, कनेस्टर में लगा के खेत में रख दिया, मादा आकर्षित होकर गिर गिर के मरे। ये बायो कंट्रोल हो गया। वहां कीटनाशक का उपयोग नहीं करते। ये फायदे हैं इसके। समझ रहे हैं? इसी को बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। आज पानी का बीओडी मान बढ़ता जा रहा है। ये क्या होता है बताइए? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये होती क्या है? जल की अशुद्धियां, मतलब हाँ? जल की अशुद्धियां। जल में सर जो घुले हुए ऑक्सीजन होते हैं, जो उनकी मात्रा कम होती जल की अशुद्धियां लगती है। अशुद्धियां होती है किसी को। जल में घुले जैसा ऑक्सीजन। बिल्कुल ये नहीं है, बिल्कुल भी ये नहीं है। देखो बेटा, समझो, जैसे पानी में अभी कुंभ चल रहा, चलो एक कुंभ पकड़ के चलते हैं। कुंभ अभी चल रहा है, ठीक है, माला फूल लोग चढ़ा रहे हैं, दूध डाल रहे हैं, ये सब कार्बनिक पदार्थ है। तो कार्बनिक पदार्थ जब पानी में जाएगा तो उस कार्बनिक पदार्थ को खाने वाला जीवाणु बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो जब जीवाणु बढ़ेगा तो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को खींचेगा कि नहीं खींचेगा? तो जैसे जैसे पानी में बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती जाएगी, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती जाएगी कि नहीं? इसी को बीओडी कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जैसे एक पाजल क्षेत्र है, वहाँ पे आपने कुछ खाया, कचरा फेंक दिया, तो जब वो पानी में जाएगा तो उसको नष्ट करने वाला जीवाणु आएगा। जीवाणु क्या करेगा? उसको घटित करेगा, तो श्वसन करेगा, तो ऑक्सीजन लेगा पानी से, तो पानी का बीओडी मान बढ़ता जाएगा। जैसे पानी में मछली है, मान लीजिए आपने कचरा डाला, कार्बनिक पदार्थ डाला, तो बैक्टीरिया ने उसको सड़ाया, तो पानी से ऑक्सीजन खींचा, तो पानी में ऑक्सीजन का मात्रा कम हो गया, तो मछली को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ना, तो मछली मरेगी कि ना? मरेगी, तो और बीओडी मान बढ़ेगा ना, और बढ़ जाएगा, उसको भी सड़ाने के लिए बैक्टीरिया। इसी को बीओडी कहते हैं। पीने वाले पानी का बीओडी मान 1 होता है। पीने वाले पानी का बीओडी मान 1 होता है। बीओडी मान का मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल का मतलब सूक्ष्मजीवी की संख्या बढ़ती जाएगी, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती जाएगी। कैसे चेक करेंगे? कैसे चेक करेंगे? जैसे वो चेक करते हैं। एक होता है सीओडी मान भी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या होता है? कभी भी देखा होगा, जल क्षेत्र के बगल में धोबी रहता है, कपड़ा धोया, तो जो केमिकल पानी में जाएंगे, जो रसायन जाते हैं पानी में, तो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को से क्या करते, क्रिया कर दिया जाता है, तो पानी में ऑक्सीजन का लेवल घटेगा कि नहीं घटेगा? इसी को केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। किसी भी जल क्षेत्र का सीओडी मान हमेशा बीओडी मान से अधिक होता है। सीओडी मान हमेशा बीओडी मान से अधिक होता है। क्योंकि सीओडी मान, आप जल में कुछ भी डालेंगे, कोई भी केमिकल गया तो ऑक्सीजन से क्रिया कर दिया, तो वो ऑक्सीजन अब मछली को उपलब्ध नहीं है ना। तो बीओडी सीओडी मान हमेशा बीओडी मान से अधिक होता है। जबकि आप तो पढ़े होंगे इकोलॉजी मान, बीओडी वाला ये सब तो पढ़ाए होंगे सर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। देखिए, इसी संदर्भ में भारत ने बहुत बड़ा काम किया जो विश्व में कहीं नहीं हुआ। भारत में नैनो यूरिया का विकास हुआ। ये नैनो यूरिया क्या है? देखिए, आप उठा के देखेंगे, थोड़ा सा समझ लीजिए ऐतिहासिक पहलू, तब एक एक पर चर्चा करते हैं।
देखेंगे तो 1960-62 के आसपास भारत में हरित क्रांति आई। हरित क्रांति के दरमियान भारत में यूरिया इंट्रोड्यूस हुआ। काफी समय तक यूरिया का उपयोग किया गया। फिर सन 2018 में इंट्रोड्यूस हुआ है नीम कोटेड यूरिया। फिर 2021 में इंट्रोड्यूस हुआ है। फिर 2024 में आया है यूरिया गोल्ड, सॉरी ये 2024 में आया है यूरिया गोल्ड। इन सब को समझते हैं, ठीक है। तो पहले ये समझते हैं कि ये नॉर्मल यूरिया जब था तो इसकी जरूरत और इसकी जरूरत क्यों थी, क्यों आई। तो थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, उसके बाद फिर